हाय एवरीवन, आज ये 15 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेपचा वाद्य यंत्र को जीआई टैग से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर सिक्किम होगा। लेपचा समुदाय के दो उत्पाद, पहले का नाम तुंगबंग जो तीन तार वाला वाद्य यंत्र है, और पोंगटोंग बांसुरी को जीआई टैग मिला है। घोषणा की बात करते हैं, दिल्ली में पहले जनजातीय व्यापार सम्मेलन में हुई है। जीआई टैग अधिनियम की बात करते हैं, 1999 में जीआई टैग अधिनियम आया था और 2003 में लागू किया गया था। पहला जीआई टैग की बात करते हैं, दार्जिलिंग टी को मिला था 2004 में। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में भारत का राज्य बना था। लेपचा और भूटिया जनजाति भी पाई जाती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाते हैं। हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मिला है? तो इसका आंसर होगा 1/1 नॉन फिक्शन संस्मरण को। इसके लेखक की बात करते हैं, सुशील शुक्ला हैं। घोषणा की बात करते हैं, दिल्ली के त्रिवेणी सभागार में इसकी घोषणा हुई है। समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं, माधव कौशिक हैं, और इसमें पुरस्कार की राशि की बात करते हैं, 50,000 पुरस्कार की राशि मिली है। राजस्थानी पुरस्कार की बात करते हैं, पंख रूबिनी पीड़ा नाटक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं, भारत का पहला रिवर टर्मिनल कहाँ पे शुरू हुआ है? तो इसका आंसर गुवाहाटी होगा। नदी की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट पर निर्माण होगा। ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करते हैं, तिब्बत के सांगपो से इसका उद्गम है। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो यांगियाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश से। असम में माजुली जो है नदी पर विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है तो इसको जमुना बोलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाते हैं, हाल ही में नियुक्त यूनेस्को महानिदेशक खालिद अल अनानी किस देश के हैं? तो मिस्र के हैं। यह 12वें क्रम के महानिदेशक बने। इनका कार्यकाल 4 वर्ष को होगा और इनका कार्यकाल 4 वर्ष को होगा। 15 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा। पूर्व महानिदेशक की बात करते हैं, आद्रे एजोले हैं। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करते हैं तो पेरिस में। मिस्र की राजधानी काहिरा है जो नील नदी पर स्थित है। और महत्वपूर्ण तथ्य बात करते हैं, मिस्र में आसवान बांध है, स्वेज नहर है। भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन युद्ध अभ्यास होता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आ जाते हैं, गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण इसरो ने कहाँ पे किया है? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, उत्तर प्रदेश झांसी में की है। गगनयान का उद्देश्य क्या? मानव को अंतरिक्ष में भेजना और सुरक्षित वापसी करना। सॉफ्ट लैंडिंग हेतु 10 पैराशूट का उपयोग होंगे और यह परीक्षण चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, कुम्की प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की है। इसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण द्वारा चित्तूर जिले में किया जाता है। कुम्की केंद्र की बात करते हैं, हाथियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे जंगली हाथियों के हमले को रोक सके। हनुमान परियोजना की बात करते हैं, जंगली जीवों के पोषण, इलाज और निगरानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, विजयनगर काल के 103 स्वर्ण सिक्के कहाँ पे मिले हैं? तो इसका आंसर होगा तिरुवनमलाई, तमिलनाडु में होगा। इस सिक्कों पर सुअर का चित्र दिया हुआ है और संभवतः हरिहर द्वितीय या कृष्णदेव राय के काल का है। शिव मंदिर के गर्भगृह में खोजे गए और यह जिला कोषागार में जमा है। विजयनगर के संस्थापक की बात करते हैं, हरिहर और बुक्का हैं और इसकी राजधानी हम्पी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 के अंतर्गत माइक्रोस्कोप में हीरे की पतली परत है। नैनो स्तर की बात करते हैं, 10⁻⁹ मीटर पर कार्य करता है। कमरे के तापमान पर भी यह कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, आधी मादा आधा नर शरीर वाली दुर्लभ मकड़ी डेचर्ड इनाजुमा कहाँ पे मिली है? तो थाईलैंड में मिली है। फीमेल हिस्सा की बात करते हैं, नारंगी और बड़े नुकीले दांत वाले होते हैं। मेल हिस्सा की बात करते हैं, ग्रे रंग का होता है। थाईलैंड की बात करते हैं, थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश है और इसकी राजधानी बैंकॉक है। विश्व में नंबर 1 पर रबड़ उत्पादन है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा अपराजिता सारंगी जो भाजपा के सांसद है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। प्रत्युष सिन्हा समिति सेबी के अंदर हितों के टकराव को रोकने हेतु है। पार्लियामेंट एक्शन कमेटी की बात करते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी की बात करते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11th में आ जाते हैं, राइसिन जहर और आतंकी हमले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11th में आ जाते हैं, राइसिन जहर और अमोनियम नाइट्रेट से जुड़े आतंकी हमले को कैसे निष्क्रिय किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और गुजरात पुलिस ने चिकित्सा पेशेवरों को गिरफ्तार किया जो राइसिन जहर व विस्फोटक तैयार कर रहे हैं। राइसिन अरंडी के बीजों से मिलने वाला अत्यधिक विषैला प्रोटीन होता है। 1 मिलीग्राम भी इसमें जानलेवा होता है। कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण को रोक देता है और कोई एंटीडोट मौजूद नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटक होता है। हाय एवरीवन, आज हम लोग नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं और उससे संबंधित तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे, ट्रिक के माध्यम से उसको याद भी करेंगे। मेडिसिन में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। मेरी ब्रैंडको को, फ्रेंड रमल्स को, शिमोन साकागुची को मिला है। पुरस्कार के जीतने का कारण बात करते हैं, पेरिफेरल ह्यूमन टॉलरेंस से संबंधित उनकी खोजों के लिए पुरस्कार दिया गया। तिथि घोषणा की बात करते हैं, ये 6 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। कैसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैरी ने पैड और शिमोन को बुलाया इम्यून टॉलरेंस पढ़ाने के लिए। मैरी से मैरी ब्रांड को हो जाएगा, पैड से क्या होगा, फ्रेड रसम्स हो जाएगा, और शिमोन से क्या होगा, शिमोन साकागुची को हो गया। मैरी से मैरी ब्रांड को हो जाएगा, पैड से फ्रेड हो जाएगा, शिमोन से शिमोन साकागुची हो जाएगा। किसके लिए, इम्यून टॉलरेंट बढ़ाने के लिए। भौतिकी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं, जॉन क्लार्क यूके से संबंधित है, माइकल एच देवरॉट फ्रांस से संबंधित है, जॉन मार्टिनस यूएस से संबंधित है। पुरस्कार का कारण जान लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा क्वांटिनाइजेशन की खोज के लिए इनको मिला है। इसे क्वांटम वर्ल्ड से संबंधित खोज के रूप में भी याद कर सकते हैं। घोषणा की तिथि की बात करते हैं, 7 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, 2 जॉन मिल करके देव का क्वांटम वर्ल्ड लिया। 2 जॉन से क्या होगा, जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनस हो जाएगा, मिलकर से क्या होगा, माइकल एच देवरोथ हो जाएगा। क्वांटम वर्ल्ड से क्या हो जाएगा, इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा क्वांटिनाइजेशन की खोज करी थी। आ जाते हैं केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करते हैं। सुषमु किटागवा जापान के रहने वाले हैं, रिचर्ड रॉफसन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, उमार यागी यूएसए के रहने वाले। पुरस्कार का कारण देख लेते हैं, मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए पुरस्कार दिया गया। तिथि की घोषणा की बात करते हैं, 8 अक्टूबर 2025 को यह तिथि घोषणा हुई है। ट्रिक से कैसे याद करते हैं, सुसु ने रॉब किया उमार को उसके मेंटल की वजह से। सुसु से क्या होगा, सुषमु होगा, रॉब से क्या हो गया, रिचर्ड रॉबसन हो जाएगा, उमार से क्या होगा, उमार यागी होगा। उन्होंने किस चीज़ पर रिसर्च करी है, उन्होंने मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर रिसर्च करी है। लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, इसके विजेता कारा पुरोकाई हैं। कौन से देश के, ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। पुरस्कार के कारण की बात करते हैं, उन्होंने दूरदर्शी लेखक विजनरी ऑथर के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तिथि की घोषणा की बात करते हैं, 8 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। और इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं, लास्ट क्रो से याद कर सकते हैं। एल से लिटरेचर और क्रो से क्या होगा, क्रो से कारापुरोकाई होगा। शांति में नोबेल पुरस्कार की विजेता की बात करते हैं, मारिया कॉर्निया को मिला है। ये वेनेजुला देश से बिलोंग करती है। पुरस्कार की कारण की बात करते हैं, वेनेजुला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके महत्वपूर्ण संघर्ष और डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन के लिए उनके संघर्ष के लिए पुरस्कार दिया गया। तिथि की घोषणा की बात करते हैं, 10 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, मारिया को कोरोना हो गया वेनेजुला में, जिसके बाद वे शांति में चली गई। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, घोषणा की तिथि की बात करते हैं, 13 अक्टूबर 2025 को यह घोषणा हुआ था और उसी दिन दिया भी गया था। विजेता और योगदान की बात करते हैं, जोएल मोकर को मिला है। ये यूएस के रहने वाले हैं, मूल रूप से नीदरलैंड में जन्मे थे। इन्हें आधा नोबेल पुरस्कार मिला है। जोएल मोकर को आधा नोबेल पुरस्कार मिला है। कारण क्या था, तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए पूर्व आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। 2 और लोगों को मिला है आधा में, फिल्फी एग्लियन फ्रांस के रहने वाले हैं, पीटर हाउइट कनाडा के रहने वाले। ये दोनों संयुक्त रूप से आधा नोबेल पुरस्कार को साझा करते हैं। कारण क्या है, रचना क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए। इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं, जॉय टेल्स थ्रू फिलोसफी हाउ इट ग्रोस। यहाँ पे ग्रोस का अर्थ ग्रोथ होगा।
तो जॉय से क्या होगा, जॉय से होगा जोएल होगा। फिलोसफी से क्या होगा, फिलिपी एग्लिनियन होगा। हाउ इट से क्या होगा, पीटर हाउ इट होगा। किसके लिए दिया गया है, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए दिया गया। इस तरीके से आप नोबेल प्राइज को याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद के बारे में। भाग 1 की बात करते हैं, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया, जो कि भारत बताया गया है, और इसे राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का भारत में प्रवेश, जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, जो वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। भाग 2 की बात करते हैं, इसमें नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, और इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। भाग 3 की बात करते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार दिया है, जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत हो वह समाप्त हो जाएगा। यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोक लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात किया जाता है, जिसमें सेना और एजुकेशनल उपाधियों को छोड़ करके। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसी में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, जिसको जबरन मजदूरी बोलते हैं, इस पर रोक लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रीट जारी करता है। अब आ जाते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39 ए में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं, जिसको फ्री लीगल एड बोलते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया जाता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, दिया गया है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का आधार है। अब आ जाते हैं भाग 5 में, जो संघ की बात किया जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया है, जो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, दिया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला करके संसद बनता है।
अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की बात किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट बोलते हैं, बजट का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 6 में, जो राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है और राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता की बात करते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दिया गया है। अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। भाग 9 में पंचायत से संबंधित दिया गया है, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक दिया गया है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है और टोटल 29 फंक्शनल आइटम है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। पंचायतों के इलेक्शन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में दिया गया है। यह संघ और राज्य के बीच के संबंध को बताता है। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी की बात करता है, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करता है और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 15 में, जो निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर के 339 ए तक दिया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनाव की प्रावधान दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 17 के बारे में। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में दिया गया है, जो राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा राजभाषा होगी और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए। अब आ जाते हैं भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया गया है। इसमें आपातकाल उपबंध से संबंधित है, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब आ जाते हैं भाग 20 में। अनुच्छेद 368 जो संविधान का संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए। अब आ जाते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन केरल में एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग को रोकने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद सहायता के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करते हैं, तो इसका आंसर अगर पता है आपको तो इसका आंसर आप दीजिए। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सिप्लिस, गोनेरिया है।
काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। टीबी तपेदिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो टीबी के लिए बीसीजी बेसिलस कोलमेट गुरीन का टीका लगाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। टिटनेस रोग को और किन नामों से जाना जाता है? तो टिटनेस रोग को लॉकजा, जिसको जबड़ा लॉक होना या धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट है? टाइफाइड की जांच, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसकी जांच के लिए विंडोल टेस्ट किया जाता है। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी दस्त होते हैं और आंतें प्रभावित होती है, जिसका इलाज के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। रेबीज रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगता है। इसके टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, जिसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? इसमें कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू एंडीज इजिप्टीज मच्छर से फैलता है। इसके वायरस का नाम अर्बो वायरस है और इस रोग में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ है? भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। एड्स किस वायरस से होता है? इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए शुरुआती टेस्ट में एलिसा टेस्ट और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 वायरस है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, अनिद्रा रोग आते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है और इसमें कौन सी दवा दी जाती है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है और इसका कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसमें शरीर का आरबीसी, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, प्रभावित होती है और इसकी दवा कुनैन है। कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग गंजापन, दाद, दमा, खाज, खुजली और एथलीट फूट जैसे रोग होते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसे रोग है? यह दोनों अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता में व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। इन दोनों रोगों की वाहक महिलाएं होती है।